हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। आज हम चर्चा करते हैं एशिया महाद्वीप में पाई जाने वाली मिट्टियों पर। क्योंकि हम जानते हैं कि एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, धरातलीय भाग जिसके अंतर्गत सर्वाधिक है, वहीं यहाँ पर जलवायु दशाएं और धरातलीय उच्चावच के अंतर्गत भी अत्यधिक विविधताएं पाई जाती हैं। क्योंकि अब एशिया महाद्वीप के अंदर जब धरातली विविधताएं हैं, यहाँ का आंतरिक जो चट्टानी भाग है उसके अंदर हमें विविधताएं देखने को मिलती हैं, तो स्वाभाविक तौर पर मिट्टियों के अंदर भी हमें विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे एशिया महाद्वीप में पाई जाने वाली मिट्टियों के विभिन्न प्रकारों पर, उनके क्षेत्रों पर, उनकी विशेषताओं पर और उनसे जुड़े हुए यदि कोई विशेष तथ्य हैं तो उन पर आज हम चर्चा इस विषय के अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत हम करेंगे। हम ये भी जानते हैं कि मिट्टी एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिस पर मानव का विकास निर्भर करता है, क्योंकि मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन की आपूर्ति मिट्टी के ही द्वारा निश्चित होती है, सुनिश्चित होती है। क्यों? क्योंकि मिट्टी पर कृषि कार्य निर्भर होता है और जिससे जो हमारी भोजन की आपूर्ति है वो निश्चित होती है और वो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में सर्वप्रमुख आवश्यकता के रूप में जानी जाती है। वहीं हम ये भी जानते हैं कि एशिया महाद्वीप जो है वो मुख्य रूप से कृषि प्रधान महाद्वीप है। यहाँ पर जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनमें कृषि जो आर्थिक गतिविधि है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए और कृषि जो है वो मिट्टियों पर निर्भर करती है, इसलिए यहाँ पाए जाने वाली मिट्टियों का वर्गीकरण और उनका जो अध्ययन है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हमें यह भी जानना है कि हम मिट्टी का तात्पर्य क्या समझते हैं। सामान्य तौर पर यह कहा जा सकता है कि धरातल की वह ऊपरी असंगठित परत जिसका निर्माण चट्टानों तथा वनस्पति के विघटन से होता है, मिट्टी कहलाती है। अर्थात जो असंगठित रूप में पाई जाती है धरातल की ऊपरी परत, जिसका कि निर्माण चाहे वो अपक्षय हो या अपर्दन हो, उनकी प्रक्रियाओं से जो चट्टानों का विखंडन होता है और उसमें जब वनस्पति का पार्ट उसके अंदर मिल जाता है तो उसके द्वारा जो वो असंगठित परत बनती है वही मिट्टी कहलाती है। अर्थात मिट्टी जो है वो मूल रूप से चट्टानों पर निर्भर कर रही है कि वहां की चट्टानें जिस प्रकार की होती हैं, हमें मिट्टियों के अंतर्गत भी उसी प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अब एशिया के अंतर्गत जो मिट्टियां पाई जाती हैं उनको हम मोटे तौर पर, सूक्ष्म तौर पर नहीं, हम उनको वृहद स्तर के अंदर 9 भागों में बांट करके उनका अध्ययन करते हैं। अर्थात एशिया की जो मिट्टियां हैं उनका जो अध्ययन है वो उन मिट्टियों को 9 विभिन्न प्रकारों में बांट करके किया जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है वो है जलोढ़ मिट्टी। ये मिट्टी नवीन मिट्टी कहलाती है क्योंकि प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ के द्वारा लाई गई मिट्टी के निक्षेप से इसका निर्माण होता है। इस मिट्टी का जमाव मुख्य रूप से मानसूनी एशिया के डेल्टाई प्रदेशों में पाया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से गंगा का मैदान है, उत्तरी चीन का तटीय प्रदेश है, इरावदी है और मिकांग नदियों का जो डेल्टाई भाग है। इसके अतिरिक्त दजला फरात नदियों के बीच में मेसोपोटामिया का मैदान, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का डेल्टाई मैदान तथा सुमात्रा का पूर्वी तटीय भाग शामिल है। अर्थात ये जो मिट्टी है ये मुख्य रूप से हम यूं भी कह सकते हैं कि मानसून एशिया के जो डेल्टाई भाग है, जहां पर नदियां समुद्रों से मिलती हैं, उस मैदानी प्रदेश के अंतर्गत इस प्रकार की मिट्टी का निक्षेप सर्वाधिक पाया जाता है। ये मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी जाना था कि इस मिट्टी का निर्माण, इस मिट्टी के अंतर्गत जो निक्षेप हैं वो प्रतिवर्ष होते रहते हैं, जिससे इस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता लगातार बनी रहती है। यही कारण है कि उपजाऊ मिट्टी के होने से तथा इस मिट्टी पर कृषि कार्य सर्वाधिक विकसित होने से जहां जहां पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है हमें वहां पर जनसंख्या का सघन जमाव देखने को मिलता है। तो ये विशेषताएं थी इसके जलोढ़ मिट्टी के साथ। दूसरे प्रकार की मिट्टी आती है जिसे कि हम लेटेराइट मिट्टी के नाम से जानते हैं। इस मिट्टी का विस्तार दक्षिण पूर्वी भारत, थाईलैंड, म्यांमार, हिंद चीन, मलाया, फिलीपींस आदि में पाया जाता है। इस मिट्टी का निर्माण रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिसे अपक्षालन अर्थात लीचिंग भी कहा जाता है। अर्थात जो लाल मिट्टी होती है वो लाल मिट्टी जब अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत उसमें रासायनिक प्रक्रिया, जिसको कि हम अपक्षालन या लीचिंग के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा
जो और दूसरे कण हैं वो तो जमीन के अंदर रिस करके चले जाते हैं और लोहे के कण बाहर की ओर रह जाते हैं, तो उस प्रक्रिया से बनने वाली मिट्टी लेटेराइट मिट्टी कहलाती है। इस मिट्टी में लौह तत्व की अधिकता होती है, इसीलिए इसका रंग लाल व भूरा होता है। यह मिट्टी सूखने पर बहुत अधिक कठोर हो जाती है और इसे ईंट की भांति भी प्रयोग में लिया जाता है। तीसरे प्रकार की मिट्टी है वो है पर्वतीय मिट्टी। ये मिट्टी अत्यधिक जटिलता लिए हुए है। इसका विस्तार हिमालय, पूर्वी तिब्बत, जावा और सुमात्रा के पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत मिलता है। इस मिट्टी में वनों का आवरण अधिक होने से ह्यूमस की मात्रा तो अधिक मिलती है, लेकिन चूंकि यह मिट्टी ढलान वाले भागों में मिलती है जहां पर पर्वतीय ढाल का विस्तार है, उस कारण से इस मिट्टी की जो परत है वो पतली होती है। चौथे प्रकार की जो मिट्टी मिलती है उसे हम कहते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। मुख्यतः पश्चिम एशिया के क्षेत्रों में, जैसे कि थार का मरुस्थल है, अरब का मरुस्थल है और उत्तर पश्चिमी चीन जो कि मरुस्थलीय भाग है में इसका विस्तार मुख्य रूप से पाया जाता है। यह मिट्टी बलुई होती है तथा हल्के भूरे रंग की होती है, जिसमें नमक की प्रधानता पाई जाती है। इस मिट्टी के कण मोटे होते हैं तथा इसको जल के सोखने की क्षमता भी अधिक होती है, जिसके कारण से यह मिट्टी जल को ग्रहण नहीं कर पाती है। जल इसके अंतर्गत तुरंत ही नीचे की ओर चला जाता है, लेकिन जल मिलने पर यह मिट्टी उपजाऊ मानी जाती है। अगले प्रकार है मिट्टी का वो है चेस्टनट भूरी मिट्टी। इस मिट्टी की जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। यह कृषि के लिए उपजाऊ मानी जाती है। जहां जल उपलब्ध हो जाता है यह मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। इसका विस्तार मुख्य रूप से एशिया के जो अर्धशुष्क प्रदेश से लेकर के उप आर्द्र प्रदेश जो हैं वहां तक ये पाई जाती है, जो कि मुख्य रूप में स्टेपी मैदान अर्थात साइबेरिया क्षेत्र, मध्य भारत, उत्तर पश्चिमी चीन के अंतर्गत पाई जाती है। इस मिट्टी में वनस्पति का अंश और कैल्शियम दोनों ही पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। अगले प्रकार की जो मिट्टी है वो है काली मिट्टी। ये जो मिट्टी है इसे चरनोजम मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी दक्षिण भारत में लावा पठार, एशियाई रूस, मंचूरिया के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इसे भारत में रेगुर या कपास मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इस मिट्टी के क्षेत्रों में कपास की कृषि सर्वाधिक होती है और ये उसकी कृषि के लिए अर्थात कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इसे कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी की क्रिया के दौरान जो लावा निकलता है उसके जमाव से माना जाता है। इस मिट्टी में वनस्पति और चूने का अंश पर्याप्त होता है और यह मिट्टी व्यापारिक फसलों की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अगला जो प्रकार आता है मिट्टी का वो है पोडजोल मिट्टी। साइबेरिया के कोणधारी वन क्षेत्र में, उत्तरी चीन के क्षेत्र में, कोरिया तथा जापान के उत्तरी भाग में भूरे रंग की इस पोडजोल मिट्टी का विस्तार हमें देखने को मिलता है। ये जो मिट्टी है इस मिट्टी में लोहा, चूना, पोटाश और जीवांश सभी का अंश मिलता है और ये मिट्टी मुख्य रूप से गेहूं की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अगला जो प्रकार आता है मिट्टी का वो है पीली मिट्टी। एशिया का जो पूर्वी चीन का भाग है, दक्षिण कोरिया है तथा दक्षिण जापान है में इस मिट्टी का विस्तार हमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। इस मिट्टी में लोहा, पोटाश और वनस्पति का अंश कम होता है, इससे यह मिट्टी कम उपजाऊ मानी जाती है। अगले प्रकार की जो मिट्टी आती है वो है टुंड्रा मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार एशिया के उत्तरी भागों में अर्थात जो हमारे ठंडे क्षेत्र हैं, विशेष करके साइबेरिया के उत्तर वाला भाग है, वहां पर यह मिलता है। यह पश्चिम में यूराल पर्वत से लेकर के पूर्व में बेरिंग सागर तक मिलती है। इस मिट्टी में लोहांश तो अधिक होता है किंतु जीवांश की मात्रा कम होती है। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के अंतर्गत ये जाना कि एशिया के अंतर्गत जो मिट्टियां पाई जाती हैं विभिन्न प्रकार की, उन्हें हम मोटे तौर पर 9 भागों में बांट करके उनका अध्ययन करते हैं। इन मिट्टियों का क्षेत्र भी हमने इस अध्याय के अंतर्गत जाना है कि ये मिट्टियां कहाँ-कहाँ पर मिलती हैं और इस मिट्टी से जुड़ी हुई विशेषताओं के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की है। तो इस प्रकार से हमने आज एशिया की मिट्टियों का अध्ययन किया है। अगले विषय पर हम हमारी अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच।